कुछ बचे हुए सवाल और रह जाते हैं हमारे फाउंडेशन कोर्स रिलेटेड। उन सवालों में सबसे पहला सवाल है कि कौन कौन से पेपर हैं जो कि नए स्कीम के अंदर रखे गए हैं। आपके पास फाउंडेशन में कितने पेपर हैं जो आपको देने हैं? तो कुल मिला के आपके पास 4 पेपर हैं जो कि मोर और लेस सेम है। पुराने स्कीम में भी यही 4 पेपर हुआ करते थे, लेकिन थोड़ा बहुत उसके अंदर उसके एग्जाम के पैटर्न में और तरीकों में बदलाव किया गया है। तो 4 पेपर कौन कौन से सीए फाउंडेशन स्कीम के अंदर? तो पहला पेपर 1 अकाउंटिंग का जो कि 100 मार्क्स का होगा। दूसरा है पेपर 2 बिजनेस लॉ का जो कि 100 मार्क्स का होगा। ये अकाउंटिंग जो मोटा मोटा आपसे 12th क्लास तक की अकाउंटिंग के इसके अंदर चैप्टर्स पूछे जाते हैं। बिजनेस लॉ के अंदर आपको मोटे मोटे जो लॉज हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, इस टाइप के जो लॉज है वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि 100 मार्क्स का, इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। पहला है बिजनेस मैथमेटिक्स, दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग और तीसरा है स्टैटिस्टिक्स, और अगला है पेपर 4 जो कि है बिजनेस इकोनॉमिक्स का 100 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपके पास 4 पेपर है, 400 नंबर का आपका एग्जाम है जो कि आपको अटेम्प्ट करना है नए स्कीम के अंदर भी। ठीक है, तो पेपर के अंदर आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, इसी तरीके से पहले भी हुआ करते थे। नाउ सिलेबस की बात करें तो सर इनका सिलेबस हमें कहां देखने को मिलेगा? सिलेबस का मतलब कि इस अकाउंटिंग के पेपर में क्या क्या चीजें हैं ये हम कहां देख सकते हैं, लॉ में क्या क्या चीजें कहां दे सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तो तरीका ये है कि आपको हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल चाहिए, उसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बट अगर आप पहले से जांचना चाहते हैं, भापना चाहते हैं कि क्या कुछ आपको पढ़ना है और क्या कुछ आप करने योग्य हैं कि नहीं, तो उसके लिए आप इसके स्टडी मटेरियल को रिव्यू कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट है यहाँ पे आईसीआई की, जहां पे आपको स्टडी मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल कराए गए हैं। लिंक आपके सामने है, इस पे आप जाएंगे तो आप सारे स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सेस कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला जो फाउंडेशन का एग्जाम है वो कब कब होता है? तो सर ये साल में 2 बार होता है। पहले भी ऐसा ही होता था, साल में 2 बार ही होता था, ट्वाइस इन अ ईयर। एक होता है आपका जून 2024 में जो कि आने वाले टाइम में आएगा, और उसका अगला होगा आपका दिसंबर 2024 में। मतलब हर साल 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एक कराया जाता है जून में, एक कराया जाता है दिसंबर में। जून के लिए आपको 1 फरवरी से पहले रजिस्ट्रेशन लेना है और दिसंबर के लिए आपको 1 अगस्त से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ठीक है सर, क्या जो ये एग्जाम है फाउंडेशन के, ये क्या सारे के सारे सब्जेक्टिव है या कुछ ऑब्जेक्टिव है या क्या झोल है यहाँ पे? तो आपसे कहा जा रहा है क्या कि जो पेपर 1 है आपका अकाउंट्स का और पेपर 2 जो है वो है आपका लॉ का, इन दोनों को पेपर को बनाया गया है सब्जेक्टिव टाइप। मतलब यहाँ पे आपको डिटेल में आंसर लिखनी है। लेकिन जो पेपर 3 और पेपर 4 है, जिसको आप कह सकते हो कि आपका मैथ रीजनिंग, बिजनेस मैथ रीजनिंग एंड स्टैट्स, और 4 है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो ये दोनों के दोनों जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। मतलब यहाँ पे आपको एमसीक्यू फॉर्म में या मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपसे सवाल पूछे जाएंगे और आपको उसका आंसर देना होगा। लेकिन जो पेपर 1 और 2 है ये पूरा सब्जेक्टिव है, यहाँ पे आपको डिटेल में आंसरिंग करके चलनी होती है। सर जो ऑब्जेक्टिव है, तो हमने सुना है ऑब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो क्या ऐसा है यहाँ पे? बिल्कुल ऐसा है। यहाँ पे आपने अगर एक भी सवाल का गलत जवाब दिया है तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25। मतलब कि अगर 4 आपके सवाल गलत हो गए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी होके चलेगी हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। और ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर है? ऑब्जेक्टिव पेपर्स, मतलब पेपर 3 और 4 में ऐसा है। ठीक है सर, व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया फॉर फाउंडेशन? सर पास होने का क्राइटेरिया क्या है? एग्जाम तो इस तरीके से देना समझ में आ गया। पास होने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? तो पासिंग क्राइटेरिया कहा गया आपसे क्या कि आपको हर एक पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स लेके आने हैं और एग्रीगेट में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। सर इस बात को जरा डिटेल में समझाओ, इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है। इसके अंदर बेसिकली मतलब क्या है कि सपोज कीजिए कि आपके अकाउंट्स में आते हैं 40 मार्क्स और आपके लॉ में आते हैं 60 मार्क्स। ठीक है, और बाकी जो 2 सब्जेक्ट है उसमें 50-50 ही आते हैं आपके। तो आपने हर किसी सब्जेक्ट के अंदर 40 का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया, मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपके 40 से ऊपर आ गए। और ओवरऑल की बात करें तो 50% मार्क्स आपका यहाँ पे हो रहा है। मतलब कि आपके 200 नंबर आए हैं 400 में से, तो 50% का थ्रेशोल्ड भी आपने क्वालिफाई कर लिया, तो आप इस केस में क्या माने जाओगे? पास माने जाओगे। बट सपोज किसी के यहां पे 40 तो आए हैं लेकिन यहां पे 58 आते, यहाँ पे 58 ही आते, तो उस केस में ओवरऑल ही 50% आपका नहीं बन पाएगा और वो बच्चा जो है वो फेल कहलाया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो मार्किंग है वो हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40% मार्क्स लेके आना है और ओवरऑल जब मार्किंग देखी जाएगी तो आपका वो 50% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा पहले भी हुआ करता था, बट वही चीज आपको यहाँ भी रखी गई है। मैंने मोटे तौर पर आपको उसको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ What is the validity period of students registration in the फाउंडेशन स्कीम? फाउंडेशन स्कीम के अंदर जो आपने फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन लिया उसकी वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी का मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए आपने 15 जनवरी को रजिस्ट्रेशन ले लिया, 15 जनवरी 2024 में। अब जब 15 जनवरी 2024 को आपने रजिस्ट्रेशन लिया तो आपने सोचा था कि जो आप अटेम्प्ट दोगे वो अटेम्प्ट दोगे कब तक? वो अटेम्प्ट दोगे आप जो आने वाला अटेम्प्ट होगा, मतलब जून 2024 का अटेम्प्ट आप देने वाले थे, किसी भी कारण से आप नहीं दे पाए।
और ये आपने कैरी फॉरवर्ड किया, आपने कहा इसका अगला देंगे दिसंबर वाला, फिर आपने कहा नहीं जून 25 का देंगे, इस तरीके से आप बढ़ाते गए। तो पॉइंट इज कि जो आपने रजिस्ट्रेशन लिया है ये क्या लाइफ टाइम वैलिड रहेगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, लाइफ टाइम वैलिड नहीं रहेगा। इसकी एक वैलिडिटी पीरियड बताई गई है। कितनी बताई गई है? वैलिडिटी पीरियड है आपकी 4 ईयर्स। मतलब कि जो भी आपका एलिजिबल अटेम्प्ट था, मतलब जून 24 से लेके आपका जून 28 तक, मतलब जून 24 आपका पहला एलिजिबल अटेम्प्ट था जिसके अंदर आप चाहते हो तो एग्जाम दे सकते थे, बट आपने नहीं दिया। तो ऐसे करके आप कितने अटेम्प्ट तक जा सकते हो? आप ऐसे 8 अटेम्प्ट जा पाओगे, क्योंकि 4 साल है, हर साल में 2 अटेम्प्ट होते हैं, तो आप 8 अटेम्प्ट तक जा सकते हो मैक्सिमम। एक बार आपका 8 अटेम्प्ट पूरा हो गया, अब इस 8 अटेम्प्ट पूरा होने में रीजन क्या क्या हो सकता है कि आपने कोई सा एग्जाम दिया ही नहीं, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर माना जाएगा, या फिर आपने एग्जाम दिया आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो भी आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर माना जाएगा, आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मतलब मैक्सिमम वैलिडिटी जो आपके रजिस्ट्रेशन की है फाउंडेशन की, वो कितनी है? 4 साल। ठीक है। वेदर रीवैलिडेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज परमिटेड एट फाउंडेशन लेवल, क्या रीवैलिडेशन आपको परमिट है? रीवैलिडेशन का मतलब क्या हुआ कि आपकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई, तो क्या आप उसको रीवैलिडेट करवा सकते हो? तो नहीं, रीवैलिडेशन जो है वो फाउंडेशन लेवल पे परमिटेड नहीं है। आगे इंटर और फाइनल पे है, बट फिलहाल फाउंडेशन लेवल पे उसको परमिट नहीं किया गया। एक बहुत सी बेसिक सी चीज है कि किसी बच्चे ने पहला एग्जाम देने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था और 4 साल तक उसको दे नहीं पाया, या फिर दे रहा है और उसको क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो इट्स बेटर नॉट टू एंटर इन दिस कोर्स। आप अपने जीवन में कुछ और इससे बेहतरीन भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसी कोर्स के पीछे पड़े रहें। तो दैट्स व्हाई यहां पे रीवैलिडेशन यहां पे परमिट नहीं किया गया है। कहां पे? फाउंडेशन लेवल पे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक एफएक्यूज जो कि फाउंडेशन को पर्टेन करते हैं। आई होप हमने सारे के सारे एड्रेस कर लिए होंगे। इसके अलावा भी कुछ सवाल अगर आपके बच जाते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं।